नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में संस्कार परंपरा का विज्ञान। प्रत्यक्ष शिक्षण के दृश्य प्रयोजनों के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति के पुरोधाओं ने ऐसे उपाय भी खोज निकाले थे जिनके आधार पर अंतराल की गहराई तक पहुँच प्रवेश करने और कारण शरीर को प्रभावित करके आस्था क्षेत्र को परिपक्व किया जा सकता था। उस प्रभाव से विचारणा में उत्कृष्टता का आरोपण होता था। तदुपरांत क्रिया पद्धति में आदर्शवादिता का प्रवाह चल पड़ता था। यह प्रयास संस्कार नाम से जाने जाते हैं। माता के गर्भ में जीव के स्थिर होने पर पुंसवन नामक संस्कार कराया जाता है, जिसका उद्देश्य है गर्भिणी को उसके शारीरिक मानसिक दायित्वों को समझाना। उनका पालन करने पर वह अपना स्वास्थ्य और गर्भस्थ शिशु का उज्जवल भविष्य बनाने में समुचित भूमिका निभा सकती है। यह सभी संबंधी जनों की उपस्थिति में होता है ताकि वे सब भी उस मर्यादा के पालन करने में गर्भिणी को समुचित सहयोग संरक्षण प्रदान करते रहें। इसका प्रचलन आज भी है। इसी प्रकार शिशु के अबोध रहने तक कई संस्कार संपन्न हो जाते थे। इनमें से नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ आदि का प्रचलन अभी भी है। अबोध शिशु तो समारोह के समय उपलब्ध कराए गए मार्गदर्शन को समझ नहीं पाता है, पर परिवार के सभी सदस्य और संबंधी जन उस मार्गदर्शन को भली भांति समझ लेते हैं। अभिभावक तथा संबंधी जन मिलजुल कर ऐसी रीति नीति अपनाते हैं जिससे बालक की समग्र प्रगति में इन सभी का समुचित योगदान जुड़ता रहे। नामकरण संस्कार के अंतर्गत तथा नाम तथा गुण के आधार पर बच्चों के नाम गुणों के आधार पर प्रेरणाप्रद रखे जाते थे ताकि बड़ा होने पर बच्चा अपने नाम की गरिमा के अनुरूप जीवन जिए। अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से बच्चे को संस्कारित शुद्ध सात्विक अन्न का सेवन प्रथम बार कराया जाता है ताकि अभक्ष्य भक्षण से वह बचा रहे। मुंडन संस्कार के माध्यम से पिछले जन्मों के कुसंस्कारों को हटाकर श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना सिर पर स्वास्तिक बनाकर की जाती है। सद्बुद्धि के प्रतीक शिखा की स्थापना भी मुंडन के साथ जुड़ी है। बड़ा होने पर बच्चे को विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से संजीवनी विद्या सिखाने का शुभारंभ किया जाता है। यज्ञोपवीत के समय तक बालक इतनी समझदारी प्राप्त कर लेता है कि अपने विकास की दिशाधाराओं के संबंध में कुछ करने की स्थिति में पहुंच सके। यज्ञोपवीत संस्कार के माध्यम से गायत्री महाविद्या का दर्शन समझकर जीवन में धारण करने की प्रेरणा प्रदान की जाती है। यज्ञोपवीत गायत्री की प्रतिमा है जिसे व्यक्ति अपने कंधे पर हमेशा धारण किए रहते हैं। उपासना, साधना और आराधना के प्रतिबंध भी इससे जुड़े रहे हैं। प्रायः यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही दीक्षा संस्कार भी कराया जाता है। अलग से भी इसे कराया जा सकता है। दीक्षा संस्कार के द्वारा व्यक्ति अपने मार्गदर्शक का चयन करता है। गुरु सत्ता का अवलंबन मानव जीवन में अनिवार्य है। गुरु इस दीक्षा के साथ अपनी साधना और तप का एक अंश शिष्य को देकर उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसके उपरांत विवाह संस्कार आता है। इन दिनों उसे क्रीड़ा, विनोद एवं गृह व्यवस्था पर आधारित माना जाता है। रूप, लावण्य, दहेज आदि को आधार मानकर जोड़ों का चुनाव होता है। हाथ पीले करने और घर बसाने जैसे क्षुद्र प्रयोजनों तक ही उसे मान्यता मिल रही है, पर वास्तविकता इससे कहीं अधिक है। दो परिवारों का एकजुट होने, दो व्यक्तियों के परस्पर समर्पित होने और मिलजुल कर ऐसे उद्देश्य पूरे करने की वह विधा है जिसका प्रभाव परिणाम दूरवर्ती हो। समूचे समाज को उनके संयुक्त प्रयास से अनुकरणीय प्रेरणा मिले। परिवार निर्माण की ऐसी उच्चस्तरीय व्यवस्था बने जिससे सर्वतोमुखी प्रगति का द्वार खुले। वधू अपने ससुराल को और वर अपने ससुराल को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए प्रभावशाली भूमिका संपन्न करें। समय के अनुरूप प्रजनन पर अंकुश लगाने की प्रतिज्ञा भी अब इसी संस्कार में सम्मिलित कर दी गई है। गृहस्थ जीवन में संबंधित अनेक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की शिक्षा भी इसी अवसर पर दी जाती है। वानप्रस्थ भी गृहस्थ प्रवेश की तरह ही महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। आधा जीवन निजी विकास और परिवार निर्वाह के लिए लगाया जाए, शेष आधे को लोक निर्माण के लिए उत्सर्ग करने की योजना ध्यान में रहे। यह भारत की देव संस्कृति की अनादि परंपरा है। इसी आधार पर समाज को बड़ी संख्या में सुयोग्य लोक सेवी मिलते थे और उनके निरंतर लगन भरे प्रयत्नों से व्यक्ति की, समाज की सर्वजनीन प्रगति का पथ प्रशस्त होता था। शासकीय कर्मचारियों के बिना ही अनेकों सृजनात्मक प्रयोजन पूरे होते रहते थे।
उस प्रचलन के बंद हो जाने से समाज को असाधारण क्षति उठानी पड़ रही है। युग निर्माण मिशन के प्रयत्नों से उस महान परंपरा का पुनर्जीवन संभव हुआ है। इन वानप्रस्थों के लिए वैराग्य लेने या घर छोड़ देने जैसा प्रतिबंध नहीं है। परिवार की देखभाल रखने, वहीं से अपना निर्वाह लेने और आधा समय सामाजिक प्रयोजनों के लिए देते रहने से यह परंपरा निभ जाती है। वानप्रस्थ व्रतधारी कार्यकर्ताओं की एक नई बिरादरी का उदय होने से लोकहित के नव सृजन के अनेक प्रयोजनों के प्रगतिशील होने की संभावना बन पड़ना सुनिश्चित है। जन्मदिन और विवाह दिन मनाने के 2 वार्षिक संस्कारों को अब संस्कार प्रयोजनों में नया समावेश किया गया। जन्मदिन पर मनुष्य जीवन की महत्ता का बोध और उसके श्रेष्ठतम सदुपयोग का नए सिरे से चिंतन किया जाता है और शेष जीवन को अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए नया संकल्प लिया जाता है। विवाह दिन पर पति पत्नी दोनों अपने विवाह कर्तव्यों को पुनः दोहराते हैं और पिछले दिनों तक कुछ व्यतिरेक होता रहा हो तो उसे आगे न होने देने का प्रायश्चित पूर्वक प्रण करते हैं। इस प्रकार वैवाहिक पारिवारिक जीवन को नए सिरे से प्रगतिशील बनाने का इस संस्कार के माध्यम से नया शुभारंभ होता है। अंत्येष्टि संस्कार तो सब लोग अपने अपने ढंग से कर लेते हैं। प्रथा के अनुसार शुद्ध संस्कार भी होते रहते हैं। परिवार वालों का कर्तव्य बनता है कि पूर्वजों के प्रति, देव मानवों के प्रति वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पण करें। कर्मकांड तो तर्पण जैसी सरल प्रक्रिया से पूरा हो जाता है, पर श्राद्ध तब बन पड़ता है जब उनकी आत्मा को शांति देने के लिए वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा प्रसार जैसे उपयोगी कार्यों को स्मृति के रूप में हर वर्ष किया जाता रहे। यही पूर्वजों को सच्चा श्राद्ध तर्पण हो सकता है। साथियों, प्राचीन काल में तीर्थों के दिव्य वातावरण में ऋषि कल्प महाप्राणों के सानिध्य में इन संस्कारों को कराने के लिए लोग जाया करते थे, पर अब वैसी परिस्थितियां बहु ढूंढने पर भी कहीं नहीं दिख पड़ती। गायत्री परिवार के सभी प्रज्ञा संस्थानों में संस्कार कराने की व्यवस्था बनाई गई है। परिव्राजकों द्वारा प्रेरणाप्रद ढंग से संस्कार संपन्न कराए जाते हैं।